गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अजीत, अजीत, राहुल, लकी, अभिमन्यु, ब्रजेश, दिव्या, जीत, संजना, प्रियांशु, मीना, दिव्या ऑफिशियल, आरती, लकी, अमन, पुष्कर, पुष्कर, अजीत, आर्या, सौम्या, दीपक, वीरेंद्र, रवि, रंजन, ब्रजेश। A very good afternoon to all. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। आज नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बताया था। जी हाँ, नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ। एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी बच्चा हमें कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आके यही समझाता हूँ कि एप्लीकेशन ठीक हो रही है, हो जाएगी भैया, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, करोड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं इस एप्लीकेशन पे। चीज़ों में जब टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो थोड़ा सा समय लग जाता है। ये कोई मैनुअल वर्क नहीं है ना, कोई मैकेनिकल वर्क नहीं है, ये सारा काम सॉफ्टवेयर का है। तो बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो इसीलिए हाँ जी, दिव्या प्रकाश ऑफिशियल, आप ऑफिशियल नाम को यहाँ पे यूज़ करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आपका नाम बाकी कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, हाँ जी, ऑफिशियल आपने बनाया हुआ है अपना। चलिए, तो हाँ जी, आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है। और खुशखबरी ये है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, परसों परसों है 9 जुलाई। और भैया 9 जुलाई को क्या है? हाँ, हाँ जी, हमारा हैप्पी बर्थडे टूटू। ठीक है, परसों 9 जुलाई है, और है ना, हमारा है हैप्पी बर्थडे टूटू। तो इस उपलक्ष्य में, इस बर्थडे के उपलक्ष्य में, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जब आपके टीचर्स के बर्थडे बर्थडे आता है, तो वो कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर करता है, कुछ ना कुछ तोहफा, गिफ्ट आपको मिलता ही मिलता है टीचर से, है ना। क्योंकि पहले जब हम छोटे होते थे तो हमारे बर्थडे पे हमें गिफ्ट दिए जाते थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, और पब्लिक फिगर भी हैं, और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारा बर्थडे आए तो हम आपको कुछ गिफ्ट दें, ना कि गिफ्ट लें, क्योंकि गिफ्ट लेने वाली उम्र बीत चुकी है, अब गिफ्ट देने वाली उम्र में हम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। और जब आपकी भी एक दिन नौकरी लगेगी, तो आप उसी पड़ाव में पहुंचेंगे कि जब आपका बर्थडे हुआ करेगा, आप लोगों को गिफ्ट दिया करेंगे, ना कि उनसे लिया करेंगे, है ना। ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स है कि आज हम इस काबिल हैं, उस भगवान के आशीर्वाद से, कि हम आप लोगों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, और देखो करते ही रहते हैं। तो इसीलिए आप लोगों के लिए जो हमने कुछ चीज़ें सोची हैं, कुछ प्यारे प्यारे गिफ्ट बनाए हैं, तो वो हम आप लोगों को ज़रूर देंगे, है ना। लेकिन उसके लिए आपको 9 जुलाई को रात को 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा लाइव। ठीक है, हाँ जी। तो हम 9 जुलाई को मुलाकात करेंगे, है ना। 8 बजे या 7 बजे का इवेंट होगा, वो मैं बता दूंगा बेटा कितने बजे का इवेंट है। ठीक है, 7 या 8 बजे का इवेंट होगा। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आप लोग जानते ही हो, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। और ये जो यूट्यूब चैनल है, ये रीजनिंग का यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और आप लोगों के प्यार से ये इकलौता रीजनिंग का ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसके 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लगभग 14 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और मैं ये तो नहीं कह रहा कल बर्थडे पे मुझे 20 लाख सब्सक्राइबर आप करके दे दो। और मैं तभी आप लोगों को गिफ्ट दूंगा, मैं खड़े होकर चिल्लाऊंगा बेटा, तब तक मैं गिफ्ट डिस्क्लोज नहीं करूंगा जब तक ये, लोग तो कहते हैं जब तक 10,000 या 20,000 वॉचिंग ना हो जाए, मैं कहूंगा जब तक 14 लाख से 20 लाख नहीं कर दोगे तुम सब्सक्राइबर, तब तक मैं तुम्हें गिफ्ट डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो इसीलिए आप शाम को 7-8 बजे लाइव आ जाना, है ना। 9 जुलाई को मुझे बर्थडे विश भी कर देना, और आप लोगों के लिए जो कुछ चीज़ें स्पेशल स्पेशल मैंने बना रखी हैं, है ना। बुक के बारे में भी मैं आपको उसी दिन बताऊंगा आपको। ठीक है, हाँ जी, बुक के बारे में भी उसी दिन बताऊंगा। जी हाँ, लेकिन मैं अपनी बुक लॉन्च नहीं कर पाऊंगा परसों किसी रीज़न से, क्योंकि बुक तैयार हो गई है, बट वो प्रिंटिंग में लगी हुई है, और प्रिंटिंग में समय लगता है। समय इसलिए लगता है क्योंकि जब हम बुक प्रिंट कराते हैं, तो है ना, ईश्वर के आशीर्वाद से 2-4 हज़ार किताबें हमारी प्रिंट नहीं होती हैं, कम से कम 1-1.5 लाख
कॉपी हमारी प्रिंटिंग पे लगती है, और 1-1.5 लाख कॉपी अगर प्रिंट हो रही हैं और 800 पेज की अगर किताब है, समझ रहे हो, इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, तो कितना समय लगेगा इन प्रिंटिंग में? तो बस वो प्रिंटिंग में समय लग रहा है। बाकी मैंने एकदम बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार कर दिया। कंटेंट तो पहले भी था बेटा बेहतरीन हमारी बुक में, लेकिन उसको और मॉडिफाई कर दिया। लेकिन जो बुक की झलक है, बुक में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हमने हटाई हैं, जो बुक की झलक है वो मैं आपको परसों ज़रूर दिखा दूंगा, वो परसों ज़रूर दिखा दूंगा, ठीक है। और तो इसीलिए आपको वो प्यारे प्यारे अगर गिफ्ट सरप्राइजेस गिफ्ट चाहिए हमसे, तो भैया 9 जुलाई को शाम को लाइव आना मत भूलना हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। और लाइव आओगे तभी आपको वो गिफ्ट का फ़ायदा मिलेगा, अगर आप लाइव नहीं आओगे, क्योंकि वो जो गिफ्ट होगा वो उसी समय अंतराल में आप लोगों को दूंगा जिस समय आप लाइव होगे। तो जो बच्चा लाइव आ पाएगा वही गिफ्ट पा पाएगा, वरना आप नहीं ले पाओगे गिफ्ट को, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो अब ज़्यादा आपका समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। तो हम जो टॉपिक करने वाले हैं बेटा, उस टॉपिक का नाम है इनइक्वलिटीज। और ये जो टॉपिक है ना इनइक्वलिटीज, बड़ा ही प्यारा सिंपल सा टॉपिक है और बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। बेहतरीन मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। वैसे तो देखो आप यही कहते हो सर, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो इस चैप्टर को पढ़ने में बेहतरीन मजा आने वाला है, और मैं इसलिए भी ये बात कह पाता हूँ क्योंकि एक्चुअल में बेहतरीन मजा आता ही है जब आप पढ़ते हैं उस चैप्टर को। और बताओ नहीं आता वो मजा तो इसलिए हम हर चैप्टर के बाद यही बोलते हैं, हर चैप्टर से पहले, कि बेहतरीन मजा आने वाला है। क्योंकि रीजनिंग तो अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और जो चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं उनको पढ़ने में एक अलग लेवल का आनंद आता है कि नहीं आता? जब तुम आसमान की तरफ देखते हो, सितारों की तरफ देखते हो, है ना, ब्रह्मांड की तरफ नजर डालते हो, जमीन की तरफ देखते हो, पहाड़ों की तरफ देखते हो, और फिर जब विवेक सर वो चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं ज्योग्राफी में, है, ब्रह्मांड के बारे में, पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, तब वो चीज़ों को आप जब कनेक्ट करते हो अपनी लाइफ से, तो मज़ा आता है कि नहीं आता आपको, ये बताओ। तो हर उस चीज़ को पढ़ने में मज़ा आता है जो चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं। थ्योरेटिकल पढ़ने में कुछ मज़ा नहीं आता, लेकिन जिन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं वो अल्टीमेट लेवल की मज़ेदार चीज़ें होती हैं। हाँ, मेरी खासकर रुचि रहती है ब्रह्मांड में। आपने देखी भी होंगी, मेरा बच्चा है छोटा सा, वो भी वीडियो बनाता रहता है सोलर सिस्टम से रिलेटेड। तो एक दिन विवेक सर क्लास में पढ़ा रहे थे, तो मेरे को बड़ा अल्टीमेट मज़ा आ रहा था। कम से कम आधे घंटे मैंने उनकी क्लास सुनी, क्योंकि मैं चीज़ों को प्रैक्टिकली रिलेट कर पा रहा था जब वो सर पढ़ा रहे थे विवेक सर ज्योग्राफी में। तो वही चीज़ें होती है। तो इसीलिए रीजनिंग भी जो सब्जेक्ट है पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अच्छा, इनइक्वलिटी चैप्टर की खास बात पता है क्या है? इनइक्वलिटी चैप्टर की खास बात ये है, इस चैप्टर की पता है खास बात क्या है? ये इसकी खास बात ये है, जब से रीजनिंग मेंस में आना शुरू हुई है, जब से रीजनिंग हमारी मेंस में आना शुरू हुई है, उसके बाद इस चैप्टर का वेटेज बढ़ गया। देखो, रीजनिंग जब से मेंस में आई है तब से किस किस चैप्टर का वेटेज बढ़ा है रीजनिंग में, जो पहले नहीं आते थे लेकिन अब पूछे जाने लगे? एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग का वेटेज बढ़ा है, जो पहले नहीं थे वो अब पूछे जाने लगे हैं एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, जो कि अभी अभी हमने, है ना, कंप्लीट भी किया है। एनालिटिकल रीजनिंग के बाद सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट के बाद पजल, और पजल के बाद इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज। तो ये वो चैप्टर्स हैं, ये वो चैप्टर्स हैं जो रीजनिंग मेंस में आने के बाद आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुए हैं। हालांकि ये चैप्टर सिलेबस में पहले से थे लेकिन पूछे नहीं जाते थे, पूछे नहीं जाते थे, बट अब एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर आता है। सीटिंग और पजल, इन दोनों को मिला के किसी ना किसी टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है, और इनइक्वलिटीज का क्वेश्चन जरूर आता है। और अच्छी बात यह है, ना सिर्फ एसएससी से रिलेटेड एग्जाम, बल्कि बाकी भी जो एग्जाम है, जैसे कि हम बात करें रेलवेज के पेपर हो गए, या पुलिस के पेपर हो गए, या फिर यूपीएससी सीसेट का पेपर हो गया, ठीक है, इन एग्जाम्स में भी इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ रहे हो? एसएससी के जितने भी पेपर हैं, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, ठीक है, जीडी है, या फिर आपका स्टेनो का पेपर है, सीपीओ का पेपर है, सारे पेपर एसएससी के कवर होते हैं और सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं,
रेलवेज के सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, पुलिस के सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, और सी सेट के जो भी एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट लेवल का सी सेट हो, हर एग्जाम में ये सारे टॉपिक्स आते हैं। समझ रहे हो? तो इनइक्वलिटी बहुत ही मजेदार, बहुत ही एनालिटिकल रीजनिंग में ना थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो थ्योरी हमें पढ़नी होती है, कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं होता है, कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं होता, वो थ्योरी हम पढ़ते हैं और बहुत ही बेसिक बेसिक से कंसेप्ट है जो हमने सीखे भी थे। अच्छा ये बताओ, इनइक्वलिटीज को हिंदी में कहते हैं असमानताएं, क्या बोलते हैं इसको? असमानताएं, असमानताएं, इसको हिंदी में बोलते हैं असमानता है, इनइक्वलिटीज। जहां ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, ये सिंबल्स का यूज होता है। अच्छा, ये सिंबल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दुनिया के हर बच्चे को पता है इन सिंबल के बारे में, हर बच्चे को पता है इन सिंबल का यूज कैसे होता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इस सिंबल का मीनिंग क्या है ना, इस सिंबल का मीनिंग क्या है। सर बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो। चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, इन सारे सिंबल्स के मीनिंग लिख ही देता हूँ, क्योंकि हम किसी भी चैप्टर को ना बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक लेवल से। इसको आप पढ़ोगे क्या? सर इस सिंबल को हम पढ़ेंगे, इस सिंबल को हम पढ़ेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। इस सिंबल को हम क्या पढ़ेंगे? ए इज ग्रेटर देन बी। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से। इसको हिंदी में क्या पढ़ोगे? सर इसको हिंदी में हम पढ़ेंगे ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, या फिर ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, ए बी से बड़ा है या फिर ए बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी। अच्छा क्या हम इसको ए इज ग्रेटर देन बी ही पढ़ सकते हैं? क्या इसको हम ए इज ग्रेटर देन बी ही पढ़ सकते हैं? नहीं सर, इसको हम ए इज ग्रेटर देन बी के साथ साथ ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बी इज लेस देन ए। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बी इज लेस देन ए। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बी इज लेस देन ए, है ना। बी बी ए से छोटा है, बी ए से छोटा है, बी इज लेस देन ए, बी ए से, बी ए से छोटा है। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बी ए से छोटा है, बी इज लेस देन ए। इसको हम ए इज ग्रेटर देन बी भी पढ़ सकते हैं और बी इज लेस देन ए भी पढ़ सकते हैं। ए बड़ा है बी से या बी छोटा है ए से। देखो ये तो हमारे पढ़ने की स्टाइल पे डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली हम उसको पढ़ कैसे रहे हैं। ये सिंबल बेटा हमेशा ग्रेटर देन क्यों पढ़ा जाता है? पता है क्यों? ये हमेशा ग्रेटर देन इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि हमें बचपन से पढ़ना सिखाया गया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमें बचपन से सिखाया गया है, हमें बचपन से सिखाया गया है कि लेफ्ट से राइट पढ़ना होता है, इसीलिए हम इसको ऐसे पढ़ते हैं ग्रेटर देन। अगर गलती से हमें राइट टू लेफ्ट पढ़ना पड़ जाए, है ना, किसी किसी सभ्यता में हमें राइट टू लेफ्ट उल्टा भी पढ़ना सिखाया जाता है ना। हालांकि हमारी सभ्यता में तो सीधा ही पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर उल्टा भी पढ़ना सिखाते हैं। तो जहां उल्टा पढ़ते हैं लोग, उसको हम पढ़ते हैं लेस देन। इसी ग्रेटर देन को क्या पढ़ेंगे? लेस देन पढ़ेंगे। तो कोई भी जो सिंबल है ना, वो डिपेंड करता है हमारी वे ऑफ रीडिंग पर कि हम उसको पढ़ कैसे रहे हैं। क्लासेस डाउनलोड क्यों नहीं हो रही हैं? क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही है, डाउनलोड का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? टेक्निकल एरर्स हैं तमाम दुनिया भर की, डेली बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन में काम चल रहा है। प्लीज़ आप लाइव पढ़ो, मुझसे अच्छे से पढ़ो, शानदार तरीके से पढ़ो। जो प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग रिकॉर्डेड क्लासेस और वीओडी क्लासेस, वो बहुत जल्द आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी हैरान और परेशान मत हो, ठीक है? हाँ जी, चलिए साहब, तो ये सिंबल हमने पढ़ लिया, ए इज ग्रेटर देन बी या फिर बी इज लेस देन ए बड़ा है बी से या बी छोटा है ए से या बी ए से छोटा है। इन द सेम वे इस सिंबल को मैं क्या पढ़ूंगा? इस सिंबल को मैं क्या पढ़ूंगा? ये भी सिंबल आपने बचपन में सुना होगा, है ना। ये सिंबल के बारे में भी आपने बचपन में सुना होगा। सर इसका मीनिंग है ए इज ईदर, ए इज ईदर ग्रेटर, ए इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू बी, ए इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। इसका मतलब है ए, इसका मतलब क्या है? ए इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। ए या तो बी से बड़ा है, ए या तो बी से बड़ा है या बी के बराबर है, या तो बी से बड़ा है या बी के बराबर है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन काम करेगी, दोनों एक साथ काम नहीं कर सकती भाई। या तो ए
ए या तो बी से बड़ा ही होगा या फिर बी के बराबर है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन है, या तो ए बी से बड़ा है या ए बी के बराबर है, बट ये दोनों कंडीशन एक साथ काम नहीं कर सकती, है ना, एक साथ काम नहीं कर सकती। अच्छा, बी से ए क्या पढ़ेंगे, इसको मैं उल्टा पढ़ के नहीं दिखा रहा, अब तुम समझदार हो, कैसे पढ़ोगे। बी इज आइदर लेस और इक्वल टू बी ए, बी इज इधर लेस और इक्वल टू ए, बी या तो ए से छोटा है, बी या तो ए के बराबर है। समझ गए। चलिए साहब, अगला सिंबल है, इसको हम क्या पढ़ते हैं बताओ। ए इज लेस देन ए, ए इज लेस देन बी, सॉरी ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, इसको हम पढ़ते हैं ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। अगर इसको मुझे उल्टा पढ़ना हो तो मैं क्या पढ़ूंगा, बी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि बी ए से बड़ा है। अब मैं तुम्हें उल्टा पढ़ के नहीं दिखा रहा, सीधा सीधा पढ़ के हम लिख रहे हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे उल्टा कैसे पढ़ना है। बी इज ग्रेटर देन ए, बी ए से बड़ा है, बी इज इधर लेस और इक्वल टू ए, बी ए से या तो छोटा है या बराबर है, उल्टा। और ए बी से छोटा है, ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है। ये तीन सिंबल तुमने देखे, ग्रेटर, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, और लेस देन के बाद कौन सा सिंबल आएगा बेटा, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, यानी कि ए इज इधर लेस और इक्वल टू बी, ए इधर लेस और इक्वल टू बी, ए बी से या तो छोटा है, ए बी से या तो छोटा है या बराबर है, ए बी से या तो छोटा है, ए बी से या तो छोटा है या बराबर है। तो ये चार सिंबल तुम्हें बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, ग्रेटर, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। ठीक है जी, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये चार सिंबल बहुत ही सिंपल से हैं जो सभी को समझ आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ डिफरेंट टाइप के सिंबल हैं, जैसे कि ये वाला सिंबल है, इस सिंबल का मीनिंग क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट साइज टाइप का मीनिंग है। अच्छा, ये जो सिंबल है ना, ये रिप्रेजेंट करता है नॉट को, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर को। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, यानी कि तो ये रिप्रेजेंट करेगा नॉट ग्रेटर, नॉट ग्रेटर यानी कि बड़ा नहीं है, नॉट ग्रेटर यानी कि बड़ा नहीं है। तो बड़ा नहीं है तो इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या हो जाएगा, बड़ा नहीं है। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग हो जाएगा बड़ा नहीं होना चाहिए, ईदर लेस और इक्वल टू बी। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग हो जाएगा ईदर लेस और इक्वल टू बी। भाई बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर है। नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग बताना, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, नॉट ग्रेटर और इक्वल टू बी। ना तो ए बी से बड़ा है ना ए बी के बराबर है, ना तो बड़ा है ना बराबर है। इसका मतलब क्या है सर, बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, इसका मतलब ए बी से छोटा है, इसका मतलब है ए बी से छोटा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा सर, ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है, छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर है। अच्छा, ना छोटा है ना बराबर है, ना छोटा है ना बराबर है, ना छोटा है ना बराबर है, इसका मतलब ए बी से बड़ा है। ना छोटा ना बराबर, इसका मतलब बड़ा, छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर दोनों हो सकता है। और एक और लास्ट सिंबल है, तो भैया इनइक्वलिटीज के ये सारे सिंबल्स थे जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन सारे सिंबल्स का मीनिंग पता चल गया होगा। इसका मतलब क्या है, इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है, ए और बी बराबर नहीं है, इसका मतलब या तो ए बी से बड़ा है या फिर ए बी से छोटा है। देखो बराबर नहीं है, इसका मतलब ईदर ग्रेटर और लेस देन बी। तो ये इनइक्वलिटीज के साइन है जो इस चैप्टर में यूज होने हैं। कौन कौन से साइन है जो इस चैप्टर में यूज होंगे, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ऐसे लिख लो, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, है ना, लेस देन इक्वल, नॉट ग्रेटर देन इक्वल, नॉट लेस देन और नॉट लेस देन इक्वल और नॉट इक्वल टू। दीज आर द सिंबल्स, है ना, विच आर यूज्ड इन दिस चैप्टर। इसके अलावा एक सिंबल और है, सिंपल है वो तो इक्वल।
इक्वल को तो दुनिया जानती है। तो ये सारे सिंबल्स हैं जो इस चैप्टर में यूज होने हैं। ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन इक्वल, नॉट लेस देन और इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल। अब मैं उम्मीद करता हूं इनमें से किसी भी सिंबल के बारे में कोई दिक्कत नहीं है आपको। बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब एग्जाम में क्या आता है कि रिजल्ट डिफाइन करो। रिजल्ट डिफाइन करो, जैसे ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, सी बराबर है डी के, डी बराबर है ई के, ई बराबर है एफ के। तो मुझे बता सकते हो कि ए और एफ में क्या रिलेशन होगा? मुझे बता सकते हो ए और एफ में क्या रिलेशन होगा? सर कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? हमने तो सुना था पीयूष सर द रीजनिंग एक्सपर्ट, और यहाँ तुम क्या बता रहे हो सर? ए बराबर बी, बी बराबर सी, सी बराबर डी, डी बराबर ई, ई बराबर एफ, और पूछ रहे हो ए और एफ में क्या रिलेशन होगा? सर कैसी फालतू बातें कर रहे हो हैं सर? ए बराबर एफ के होगा। कॉमन सेंस है कि नहीं सर आपके अंदर? हाँ जी। चलिए साहब, अगर मैं इन्हीं में कुछ सिंबल्स यूज करने लग जाऊं, अगर मैं इन्हीं में बराबर की जगह कुछ और सिंबल रख दूं, जैसे मैंने ग्रेटर रख दिया, जैसे मैंने ग्रेटर देन इक्वल रख दिया, समझ रहे हो? अगर इन्हीं में मैं बीच बीच में इक्वल की जगह कुछ सिंबल्स को रिप्लेस कर दूं, कुछ सिंबल्स को मैं रिप्लेस कर दूं, फॉर एन एग्जाम्पल लाइक दैट, और अब मैं आपसे रिलेशन पूछूं कि भैया क्या अब अभी भी ए और एफ के बीच में हमारा इक्वल साइन रहेगा? क्या अभी भी ए और एफ के बीच में इक्वल रहेगा? क्या अभी भी बी और एफ के बीच में इक्वल रहेगा? क्या अभी भी सी और एफ के बीच में इक्वल रहेगा? ये बताओ। देखो, यहां पर अगर मैं ऊपर देखूं, ए और एफ के बीच में भी इक्वल है, बी और एफ के बीच में भी इक्वल है, और सी और एफ के बीच में भी इक्वल है। ऊपर तो ए एफ के बराबर है, बी भी एफ के बराबर है, सी भी एफ के बराबर है, क्योंकि सारे बराबर हैं। क्या नीचे अभी भी इनके बीच में इक्वल साइन रहेंगे? सर बिल्कुल नहीं रहेंगे। अब आप लोग करते क्या थे अभी तक? पता है क्या करते थे आप लोग? ना यहाँ वैल्यूज रखते थे, जैसे इसको 10 मान लिया तो 10 बराबर 10 के हो गया, ये 10 से छोटा है तो 5 हो गया। अभी तक आप इस क्वेश्चन को वैल्यूज, तो अब आज के बाद ये क्वेश्चन वैल्यूज रखने की नीड नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, विदाउट पेन एंड पेपर मुश्किल से अगर 5 सेकंड से भी ज्यादा समय लग जाए ना आंसर देने में, तो आप पूरे पैसे वापस ले लेना विद इंटरेस्ट। मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड लगेंगे इस 3 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैक्सिमम 5 सेकंड, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट एनी कंफ्यूजन आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। विदाउट एनी कंफ्यूजन कैसे दोगे? बोर्ड पर ध्यान देना। अगर आपके रास्ते में कहीं भी ग्रेटर देन आ जाए ना, ये सबका माई बाप है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर रिजल्ट बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर ग्रेटर रास्ते में आ रहा है तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, वरना ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट बनता है। अगर ग्रेटर रास्ते में नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट बनता है ना? इक्वल। मैं आपको सपने में देखी हूं, आप लोगों को सपने में देखी हूं। अच्छा जी। अगर ग्रेटर देन रास्ते में है तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, ठीक है? अदरवाइज रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, याद रखना। अब आप ये बताओ, ए से एफ, क्या ए से एफ ग्रेटर देन हमारे रास्ते में है? सर अगर मैं ए से एफ की तरफ देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर देन है मिनिमम एक बार, चाहे एक से ज्यादा बार हो, इट डजंट मैटर। अगर ग्रेटर देन मेरे रास्ते में है तो रिजल्ट ग्रेटर देन ही बनेगा, दुनिया की कोई ताकत ग्रेटर देन रिजल्ट बनने से नहीं रोक सकती। बी से एफ, सर अगर मैं बी से एफ देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर देन ही है, तो ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनेगा। लेकिन सी से एफ कहीं भी ग्रेटर देन है नहीं सर। ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, यहां पे ग्रेटर देन नहीं है। तो जब ग्रेटर देन नहीं होता तो रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल। और इक्वल तो तभी होगा जब सारे इक्वल हो, इक्वल तो तभी होगा जब सारे इक्वल हो। समझ रहे हो? बस, दिस इज मैंटोस जिंदगी, ये है मैंटोस लाइफ। अब आप अपने क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं मुश्किल से 2 से 4 सेकंड में। अगर ग्रेटर देन रास्ते में तो ग्रेटर देन, वरना ग्रेटर देन इक्वल, बात खत्म। इसके अलावा दिमाग लगाना ही नहीं है, इसके अलावा दिमाग लगाना ही नहीं है।
हाँ जी, चलिए तो ग्रेटर हमारे रास्ते में, तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, अदरवाइज रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल। इस चीज को याद रखना, ग्रेटर हमारे रास्ते में तो ग्रेटर ही बनेगा, वरना ग्रेटर देन इक्वल। चलिए साहब, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वो हमने डिस्कस कर लिया है। इसी कॉन्सेप्ट पे आप बता दो कि ए और ई के बीच में रिलेशन क्या है ना, ए और ई के बीच में रिलेशन क्या है, ए और डी के बीच में रिलेशन क्या है, ए और सी के बीच में रिलेशन क्या है, जल्दी से बता दो। है ना, 2 सेकंड का काम है बेटा आंसर देना, मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। ये बता दो बी और डी के बीच में रिजल्ट क्या है, बी और ई के बीच में रिजल्ट क्या है, बी और डी, बी और ई के बीच में रिजल्ट क्या है। 2 सेकंड का काम है आंसर देना। ये बताओ सी और ई के बीच में रिजल्ट क्या है, जल्दी से बताओ, सी और ई के बीच में रिजल्ट क्या है। तो ग्रेटर आपके रास्ते में है तो ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनेगा, अदरवाइज ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। साउंड का साइन लगा देना ऊपर। ए और ई के बीच में क्या रिजल्ट आएगा सर, ए से ई ग्रेटर रास्ते में ग्रेटर आएगा, ए से डी ग्रेटर रास्ते में ग्रेटर आएगा, ए से सी ग्रेटर रास्ते में ग्रेटर आएगा, बी से डी ग्रेटर रास्ते में ग्रेटर आएगा, बी से ई ग्रेटर रास्ते में ग्रेटर आएगा, सी से ई सर यहाँ पे कहीं भी ग्रेटर देन नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल आएगा। अब तुम में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर मान लो दोनों फैमिली के मेंबर आ जाएं ग्रेटर के साथ लेस देन तो क्या करेंगे, हैव सम पेशेंस, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखेंगे, है ना। हाँ जी, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको क्वेश्चन नंबर 1 से हम समझ सकते हैं, ये सारे कंक्लूजन्स थे, है ना। और जिस तरीके से ग्रेटर देन आने पर ग्रेटर देन रिजल्ट बनता है, वरना ग्रेटर देन इक्वल, इन द सेम वे इन द सेम वे लेस देन आने से लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, वरना लेस देन इक्वल बनेगा, लेस देन आने से लेस देन रिजल्ट बनेगा, वरना लेस देन इक्वल बनेगा। हाँ जी, चलिए साहब, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ग्रेटर देन आने पे ग्रेटर देन रिजल्ट बनता है, वरना ग्रेटर देन इक्वल, वैसे ही लेस देन आने पे लेस देन रिजल्ट बनेगा, वरना लेस देन इक्वल। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट, कथन, कथन है मेरे भाई, P बराबर है Q के, Q छोटा या बराबर है R के, R बराबर है S से, S छोटा है T से, T बराबर है U के, U छोटा या बराबर है V के, और V बराबर है W के, और W छोटा है X से। ये एक कथन दे रखा है, बहुत बड़ा सा कथन है, और यहाँ पे कुछ निष्कर्ष हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ निष्कर्ष हैं, वो आपको बताने हैं कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है। पी पी पहले तो निष्कर्ष सही पहचान बाद में करेंगे, पहले तो तुम सिंबल यूज करो बेटा, तुम क्या क्या सिंबल यूज कर सकते हो ये बताओ। पी और पी और आर के बीच में क्या सिंबल है, पी और एस के बीच में क्या सिंबल आएगा, पी और टी के बीच में क्या संबंध आएगा, पी और यू के बीच में क्या संबंध आएगा, समझ रहे हो। यू और डब्ल्यू के बीच में क्या संबंध आएगा, यू और एक्स के बीच में क्या संबंध आएगा, पी और एक्स के बीच में क्या संबंध आएगा। पहले तुम सिंबल डिफाइन करो, कंक्लूजन्स तो मैं आप लोगों से बाद में चेक करवाऊंगा, कंक्लूजन्स तो मैं आप लोगों से बाद में चेक करवाऊंगा। हाँ जी, जल्दी से पहले तुम खुद ही सिंबल डिसाइड करो। ठीक है जी, ग्रेटर देन आने पे ग्रेटर देन रिजल्ट बनता है, अदरवाइज ग्रेटर देन इक्वल। इन द सेम वे लेस देन आने पे लेस देन रिजल्ट बनेगा, अदरवाइज लेस देन इक्वल, अदरवाइज लेस देन इक्वल। ठीक है जी। हाँ जी।
हाँ जी, पी और आर के बीच में क्या रिलेशन है? सर अगर मैं पी से आर देखता हूं तो इक्वल लेस देन इक्वल, तो लेस देन तो है नहीं, तो लेस देन इक्वल ही आएगा। अच्छा, पी से एस देखता हूं फिर भी लेस देन नहीं है रास्ते में, तो लेस देन इक्वल आएगा। पी से टी, देखो टी आते ही लेस देन आ गया तो लेस देन आएगा, और पी से यू भी लेस देन है तो लेस देन ही आएगा। यू से डब्ल्यू, सर यू से डब्ल्यू देख रहे हैं, लेस देन नहीं है रास्ते में तो लेस देन इक्वल आएगा। यू से एक्स लेस देन है रास्ते में, लेस देन आएगा, और पी से एक्स बेटा लेस देन है रास्ते में, लेस देन आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा लेस देन कब आना है, लेस देन इक्वल कब आना है, ग्रेटर देन कब आना है, ग्रेटर देन इक्वल का आना है। उम्मीद कर सकते हैं? झूठी या सच्ची उम्मीद? आप लोग ये पहचानना सीख चुके हो कि कब लेस देन कब लेस देन इक्वल आता है। अब बात करते हैं सर, अगर रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर टकरा जाएं तब क्या करोगे? सर अगर दोनों ही फैमिली के मेंबर टकरा जाएं तब हम क्या करेंगे, उनके बीच में क्या संबंध बना सकते हैं? जैसे मैं बात करता हूँ ए और सी के बीच की, ए सी से बड़ा है, ए सी से छोटा है, ए सी से बड़ा या बराबर है, ए सी से छोटा या बराबर है, या ए सी के बराबर है, या ए सी के बराबर नहीं है। इन इन रिजल्ट्स में से कितने रिजल्ट्स हैं जो 100% ट्रू हैं, ये बताओ। इनमें से कितने रिजल्ट्स हैं जो 100% ट्रू हैं? हम बात करते हैं ए और सी के बीच की। हाँ, इनमें से कितने रिजल्ट्स 100% ट्रू हैं, आप कैसे डिसाइड करोगे? कैसे डिसाइड करोगे कितने रिजल्ट 100% ट्रू है? इस चीज को हम प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हैं, है ना? इस चीज को प्रैक्टिकली हम ऐसे समझ सकते हैं। देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, राकेश सर की उम्र पीयूष सर से ज्यादा है। भाई राकेश सर पीयूष सर से बड़े हैं, और गोपाल सर भी पीयूष सर से बड़े हैं। ठीक है, ये दोनों पीयूष सर से बड़े हैं। ठीक है, रियल में भी बड़े ही हैं, मैं छोटा हूँ। ठीक है, तो अब ये बताओ, राकेश सर और गोपाल सर की एज में कंपैरिजन कैसे करोगे कि इन दोनों में आपस में कौन बड़ा है? भाई राकेश सर की एज पीयूष सर से ज़्यादा और पीयूष सर गोपाल सर से छोटे हैं। तो राकेश सर और गोपाल सर की एज में कैसे डिसाइड करोगे कि राकेश सर गोपाल सर से ज़्यादा उम्र में है, या राकेश सर छोटे हैं गोपाल सर से, या राकेश सर गोपाल सर के बराबर है? कैसे डिसाइड करोगे? या दोनों की उम्र एक दूसरे के बराबर नहीं है? देखो, राकेश सर भी पीयूष सर से बड़े हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना, गोपाल सर भी पीयूष सर से बड़े हैं। अगर ये दोनों ही पीयूष सर से बड़े हैं तो राकेश सर और गोपाल सर दोनों की एज में कंपैरिजन कैसे कर लोगे? आप तुलना कर ही नहीं सकते। अगर मान लो कोई दो व्यक्ति, सीता और गीता, दोनों तुमसे बड़ी हैं उम्र में, तो सीता गीता में कौन बड़ा है तुम डिसाइड कर सकते हो? हैं? क्यों भाई? नहीं कर सकते ना। अगर मोनिका सोनिका दोनों तुमसे उम्र में बड़ी हैं, तो मोनिका सोनिका सोनिका में आपस में कौन बड़ा है डिसाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसका मतलब है, जब भी रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर टकरा जाएं तो उनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते, है ना? उनके बीच में डेफिनेट रिजल्ट हम नहीं बना सकते। प्लीज फाइंड अटैच्ड हियर विद फॉर है, ये क्या लिख रहा है बच्चा, है ना? अगर अगर उनके बीच में, अगर रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर आ जाएं तो हम डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। समझ रहे हो? हाँ जी। ए और सी की अगर मैं बात करूं तो ए से सी की तरफ अगर मैं जाता हूं तो बड़ा भी है और छोटा भी है, दोनों फैमिली के मेंबर हैं। तो ए और सी के बीच में डेफिनेट रिजल्ट बन ही नहीं सकता। तो जब दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं तो उनके बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता, बट सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी, सारी संभावनाएं सही होंगी। समझ गए? तो अब आप समझ गए होंगे कि कब ग्रेटर देन आएगा, कब ग्रेटर देन इक्वल, कब लेस देन इक्वल। अगर दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं तो फिर उनके बीच में कोई रिजल्ट ही नहीं बनता। अब तो समझ आ गया, अब तो आपके सारे डाउट्स दूर हो गए। चलो, इन्हीं सारे डाउट्स को हम एग्जैक्टली क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेते हैं, तब ज्यादा मजा आएगा। अगर इन्हीं सारे डाउट्स को अगर मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में ले लूं तब ज्यादा मजा आएगा ना। चलिए साहब, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में।
हाँ जी, चलिए साहब दोनों क्वेश्चन बताओ विदाउट पेन एंड पेपर, ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है ना। इनइक्वलिटी चैप्टर बेटा विदाउट पेन एंड पेपर। ए से सी की तरफ चलते तो मेरे रास्ते में ग्रेटर और इक्वल है ना। जब मैं ए से सी की तरफ जा रहा हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर और इक्वल है, तो इसका मतलब ए और सी के बीच में जो रिजल्ट बनेगा वो ग्रेटर देन बनेगा, ना कि ग्रेटर देन इक्वल। अच्छा, बी और डी की बात करता हूं तो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल है, तो बी और डी के बीच में रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, ना कि इक्वल। तो यहाँ पे दोनों ही रिजल्ट मेरे गलत हो गए, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। कोई भी डेफिनेट रिजल्ट यहाँ पे नहीं है। बिना पेन पेपर के बताओ, एम से टी जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे रास्ते में ग्रेटर देन है, तो रिजल्ट ग्रेटर देन ही बनेगा। जब मैं आर से यू जा रहा हूं तो भी मेरे रास्ते में ग्रेटर देन है, तो रिजल्ट ग्रेटर देन ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। बताओ, क्या आपने दोनों क्वेश्चंस के आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दिए कि नहीं। आज तक भले ही आपने इन क्वेश्चंस को देख के सोचा होगा कि सर ये क्या अजीब से क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज अल्टीमेट मजा आ गया होगा है। क्यों भाई, हैं विदाउट पेन एंड पेपर मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर आप आंसर्स दे पा रहे हो। चलिए साहब, और ये क्वेश्चंस अब आपके हर एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, हर एग्जाम में। हाँ जी, चलिए साहब, अगर मैं यू से टी की तरफ देखता हूँ, यू से टी लेस देन और इक्वल है, तो भैया लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। आर से पी देखते हैं, इक्वल लेस देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल बनेगा। और अगर मैं एस से यू देखता हूं तो ग्रेटर देन है तो ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। तो भैया आंसर क्या आ जाएगा, ऑल फॉलो। आंसर क्या आ जाएगा, ऑल फॉलो। अगर मैं सी से ए देखता हूँ, सी से ए, हाँ इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो बाबू, समझो ये सारे। टम टम, ये कहाँ गया, हाँ। क्वेश्चन नंबर चौथे पे ध्यान दो, यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज आपको सीखने को मिलेगी। ये बताओ, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से। यहाँ पर कंक्लूजन में ये बना सकता हूं ना, ए बड़ा है सी से, कोई दिक्कत किसी को। सर ए बड़ा है सी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी कंक्लूजन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, सी छोटा है ए से, बात तो एक ही है। अगर मैं ए से सी जाऊंगा तो डेफिनेटली ए बड़ा है सी से, लेकिन जब मैं सी से ए जाऊंगा तो सी से ए क्या बनेगा, सी छोटा है ए से। तो ये डिपेंड करेगा कि हम उसको पढ़ कैसे रहे हैं, हम लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हैं या राइट से लेफ्ट पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं सी से ए जाऊंगा तो सी से ए बेटा स्टेटमेंट जुड़ेगा ऐसे, सी सी की तरफ माउथ ओपन है तो सी बड़ा है बी से, सी बड़ा है बी से और बी बराबर है ए के। तो जब मैं सी से ए की तरफ जा रहा हूं तो बेटा माउथ ओपन है, यानी कि सी बड़ा है ए से, बिल्कुल सही बात है। सी बड़ा है ए से, बिल्कुल सही बात है। सी छोटा है ए से, ये गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो ओनली फर्स्ट फॉलो होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने आंसर एकदम परफेक्ट दिया था, वेल डन, शाबाश, गुड जॉब।
ये इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़ा रहे हो यार, तुम तो प्रभु धन्य हो यार, यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, हिंदी और इंग्लिश। अबे तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है कि ये निष्कर्ष सही है कि गलत है। तुम्हें ये कंक्लूजन की जगह लिखा होगा निष्कर्ष, है ना, और स्टेटमेंट्स की जगह लिखा होगा कथन, बस इतना होगा। और फॉलो की जगह लिखा होगा सही है। लेकिन तुम्हें इससे लेना देना क्या, तुम्हारा मेन रोल तो ये कथन और ये निष्कर्ष चेक करने में है। अब तुम ये चाह रहे हो कि अब मैं एम इज लेस देन आर की जगह क्वेश्चन ये बनाऊं, माँ इज लेस देन रा, माँ इज लेस देन रा, ऐसे बनाऊं, ला इज ग्रेटर देन बा, है क्यों भाई? तो क्वेश्चन तो तुम्हें ये इंग्लिश अल्फाबेट की फॉर्म में देखने को मिलेगा एग्जाम में। बस यहाँ हिंदी लिखी होगी, ये कथन लिखा होगा, ये निष्कर्ष लिखा होगा, इसकी जगह लिखा होगा केवल पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा तीसरा सही है, केवल पहला तीसरा सही है और कोई भी सही नहीं है। मतलब इतने अंग्रेजी से डर जाते हो कि गलती से अपना नाम तुम अंग्रेजी में देख लो ना कहीं, तो तुम अपने नाम को पहचानने से इनकार कर दो, ये तो मेरा ही नाम नहीं है सर। तो इतना खामखा इतना डर नहीं बैठना चाहिए आपके जहन में। हाँ, इस चैप्टर में लैंग्वेज बैरियर ही नहीं है, इस चैप्टर में लैंग्वेज मैटर ही नहीं करती है। समझ रहे हो टी और एम के बीच में रिलेशन क्या है? तो टी से एम की तरफ चले तो टी से आर इक्वल, आर से एम ग्रेटर, आर की तरफ माउथ खुला है तो टी से एम की तरफ माउथ ओपन है तो ग्रेटर ही आएगा ना कि लेस देन। एस से टी, सर एस से टी की तरफ चलते हैं तो एस से यू, एस इज लेस देन इक्वल टू यू, यू इज लेस देन टी। भैया एस छोटा या बराबर है यू के, यू छोटा है टी से, तो एस से टी जा रहे हैं तो एस से टी लेस देन आ रहा है, एस से टी एस की तरफ माउथ बंद है, लेस देन आएगा ना कि ग्रेटर देन आएगा। तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि केवल पहला और तीसरा सही है, केवल पहला और तीसरा सही है। चलिए साहब, ए से सी, सर अगर ए और सी की बीच की बात करें थे तो दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, और जब दोनों फैमिली के मेंबर आ गए तो ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। जब दोनों फैमिली के मेंबर आ गए तो ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। बनाओ बेटा इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी से। यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बेटा अल्फाबेट और नंबर वाले हैं। अल्फाबेट नंबर वाले चैप्टर्स हर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ना सिर्फ यूपी पुलिस के लिए। हाँ जी सर, अगर मैं ए से सी की बात कर, अब देखो यहाँ पर एक डिफरेंट स्टाइल के स्टेटमेंट है। अभी तक आप लोग जितने भी स्टेटमेंट पढ़ रहे थे उनकी स्टाइल थोड़ी सी डिफरेंट थी। अभी तक आप जो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे बेटा वो सिंगल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, सिंगल स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट। अभी तक आप जो स्टेटमेंट देख रहे थे कथन बेटा वो सिंगल सिंगल देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट देख रहे हो वो
इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, ब्रेक हो गए, तो यहां पर आपको पहले एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं ए से सी तो ए से सी कनेक्शन कैसे बनाओगे सर? पहले हम बनाएंगे ए से बी, ए बड़ा है बी से, पहले हम बनाएंगे ए से बी, ए बड़ा है बी से, बन गया ए से बी रिलेशन। और फिर बना देंगे सीधा बी से सी, बी इज इक्वल टू सी, तो ये बन गया ए से सी डायरेक्ट रिलेशन, तो ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। अच्छा, बी और डी के बीच में कनेक्शन कैसे बनेगा सर? बी से सी बनेगा, बी बराबर है सी के, और फिर सी से डी बन जाएगा, सी बड़ा या बराबर है डी के। तो जब मैं बी से डी देखूंगा तो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल ही आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 8 में अगर मैं ध्यान दूं, आर यू टी पी, आर यू के बीच में रिलेशन कैसे बनाओगे सर? आर से टी रिलेशन बनाऊंगा, आर बड़ा है टी से, आर बड़ा है टी से, और फिर सीधा टी से यू रिलेशन बनाऊंगा। देखो आर तो बड़ा है टी से, और टी भी बड़ा है यू से, टी भी बड़ा है यू से। R is greater than T and T is also greater than U. R is greater than T and T is also greater than U. तो दोनों ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। तो पहले सिंगल स्टेटमेंट बना लो अपने दिमाग में। T से P रिलेशन कैसे बनेगा? T से P, देखो सर T से P तक पहुंचना है, T से R, R पहुंच के तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन T से U पहुंचो, T इज ग्रेटर देन U, और फिर सीधा U से P पहुंचो। T बड़ा है U से, U भी बड़ा है P से, तो T से P अगेन ग्रेटर देन, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो आपको ना एक कनेक्शन बनाना है, ठीक है, जैसे उसको रीड करना है वैसे ही उसका रिलेशन बनाना है, क्योंकि हम पढ़ेंगे T इज ग्रेटर देन यू, तो ग्रेटर ही तो बनेगा रिजल्ट, समझ रहे हो? R से T ग्रेटर है, T से U भी ग्रेटर है, तो R और U के बीच में ग्रेटर है ना, T से U ग्रेटर है, U से P ग्रेटर है, तो फिर T और P के बीच में भी ग्रेटर आएगा, है ना? हाँ जी। हमारे कोर्स की जो लाइव कोर्स जो हमारा एंड होता है उसको 6 महीने लगते हैं ख़त्म होने में, लाइव सिलेबस को। वीओडी जो हम आपको देते हैं अपने लाइव सिलेबस के साथ, उस वीओडी को आप ख़त्म कर सकते हो 1 दिन से लेके 2 साल तक, कभी भी, वो आपकी खुद की मर्जी होती है। लेकिन लाइव में 6 महीने लगते हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट होने में, 6 महीने तक आपको पेशेंस रखना पड़ता है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग की, है ना? हाँ जी। बनाओ फटाफट से यहाँ पर, क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर दो। इन दोनों क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, और क्वेश्चन नंबर 9 10 का आंसर इस तरीके से देना जैसे दोनों क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट हैं। हाँ जी, अगर हम बात करें एम और यू की एम और यू की, तो बेटा एम से एन बनेगा, एम इज ग्रेटर देन एन, एम इज ग्रेटर देन एन,
और सीधा एन से यू बेटा यहाँ आओ। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें एन से आर पे पहुंचने की जरूरत है, तुम बीच में जंप कर जाओ, और एन और यू का रिलेशन है एन इज ऑल्सो ग्रेटर देन यू, तो एम भी बड़ा है एन से और एन भी बड़ा है यू से, तो डेफिनेटली एम भी बड़ा होगा यू से। एम और पी के बीच में रिलेशन क्या होगा, देखो एम इज ग्रेटर देन एन, एम इज ग्रेटर देन एन, और फिर एन से पी का रिलेशन ये है एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। एम बड़ा है एन से, एन बड़ा है बराबर है पी के, तो ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट आएगा। आर और यू के बीच में रिजल्ट क्या बनेगा सर, आर से एन, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, R is greater than or equal to n and n is greater than u, n is greater than u। R से u greater than equal greater में greater आएगा रिजल्ट, ना कि less than। समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष सही है। R से u का जो रिजल्ट बनेगा वो ग्रेटर देन बनेगा, ग्रेटर देन, है ना? हाँ जी। m से r का रिजल्ट कैसे बनेगा सर, m से n, m इज ग्रेटर देन n, m बड़ा है n से, और सीधा n से r, n बड़ा है r से, n इज ग्रेटर देन r, तो m से r ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनता है। m से p कनेक्शन कैसे बनाओगे, m से n, m इज ग्रेटर देन n, और फिर n से p, n इज लेस देन इक्वल टू p, तो m और p बेटा ग्रेटर लेस देन, दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, नो रिलेशन। t से p रिलेशन कैसे बनेगा, t से n, t इज लेस देन इक्वल टू n, t is less than equal to n is less than equal to p, n is less than equal to p, तो less than equal में less than equal आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। तो ये थी बेटा क्लास विदाउट पेन एंड पेपर, इनइक्वलिटी, मेंटोस लाइफ। मुलाकात करेंगे कल की क्लास में, परसों हमारा हैप्पी बर्थडे टू, इंतजार करना अपने सरप्राइजेस गिफ्ट्स का, ठीक है? चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।